हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी जो आपका इसी साल यानी दिसंबर 2025 का पेपर जो आपका 6 जनवरी 2026 को लिया गया था। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। आपको पता है कि आपका एग्जाम अब जून में ले लिया जाएगा क्योंकि यूजीसी नेट हर साल 2 बार आपके एग्जाम लेता है, एक बार तो जून में और एक बार दिसंबर में। तो आज हम डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं बिल्कुल लेटेस्ट पेपर और जिसमें हुआ मचा हुआ था कि अब की बार जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज किया गया है। कैसे चेंज किया गया है, जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपके सामने सब कुछ मतलब आ जाएगा। बता देती हूँ कि मेरा चैनल डेडिकेटेड है यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी और एस्टेट टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट के लिए। तो आज हम यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी 2025 का जो दिसंबर में एग्जाम मतलब यूजीसी नेट के द्वारा लिया जाता है, वो एग्जाम कब लिया गया था? आपका 6 जनवरी 2026 को लिया गया था। तो वही पेपर आज हम सोल्व करेंगे। क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि अब आपका जून में एग्जाम हो जाएगा तो पीवाईक्यू आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं वो आप सब जानते हैं। तो बिल्कुल एक-एक ऑप्शन को मैं खोलते हुए आपके सामने चलूंगी। इससे पहले अगर आप एससेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पीवाईक्यू मेरे कराने का तरीका आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं बिल्कुल ये नहीं है कि ये ऑप्शन है, ये आंसर है और आगे बढ़ी नहीं। हम चारों ऑप्शनों को बिल्कुल डिटेल में करते हुए चलते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आपका वहां से क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। आप सब जानते हैं यूजीसी नेट एस्पिरेंट जो बच्चा है, आप पेपर देते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर आपका 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इससे संबंधित आपके लॉजिकल रीजनिंग, डीआई है, मैथ है, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है जहां पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से संबंधित, चाहे वो हिंदी है, मैथ है, साइंस है या फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट है। दूसरा जो पेपर होता है सब्जेक्ट का होता है, फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मतलब जो ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो सबके लिए फर्स्ट पेपर कॉमन होता है। और जो सेकंड पेपर होता है वो हर एक स्टूडेंट का जिसने सेकंड पेपर यानी उसमें देना चाहता है, हिंदी में, साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, तो उसका सेकंड पेपर अलग से होता है। तो दो पेपर आपसे लिए जाते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो आज हम सेकंड पेपर यानी यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी का पेपर हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा असत्य है? भाषा विज्ञान 10 यूनिट आपकी फर्स्ट पेपर में आती है और 10 यूनिट आपकी सेकंड पेपर हिंदी में आती है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका भाषा विज्ञान से संबंधित है, जो पहली यूनिट है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपसे यहाँ पर असत्य पूछा गया है। अपभाषा भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट या अति विशिष्ट माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद उन्नत होकर पूरे राष्ट्र में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य परिवार क्षेत्र में भी सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। पर्यटकों तथा राजनयिकों द्वारा सीमित प्रयोग के लिए सीखी जाने वाली भाषा संपूरक भाषा कहलाती है। मातृभाषा के साथ साथ सामाजिक स्तर पर पूरक के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा परिपूरक कहलाती है। तो आपको बताना है कि कौन सी अपभाषा है, कौन सी संपूरक भाषा है, कौन सी परिपूरक भाषा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि अपभाषा भाषा का वह रूप जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट अति विशिष्ट माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका गलत है। यहाँ पर आपसे असत्य पूछा गया था तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते हो तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजिली कर जाओगे। तीन ऑप्शन देखते हैं कि जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद उन्नत होकर पूरे राष्ट्र में तथा अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य परिवार क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य में प्रयुक्त होने लगती है वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि कोई भी भाषा जब पूरे राष्ट्र में बोली जाती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। और जो तीसरा ऑप्शन है कि पर्यटकों तथा राजनयिकों द्वारा सीमित प्रयोग के लिए सीखी जाने वाली संपूरक भाषा जो संपूरक भाषा कहलाती है। जब कोई पर्यटक विदेशी है या फिर मान लीजिए हम अपने भारत में ही अलग-अलग प्रांत के अलग-अलग मतलब भाषा क्षेत्र के मतलब लोग रहते हैं। जब आप उनके साथ कम्युनिकेशन करते हो या फिर आप घूमने के लिए जाते हो तो इंग्लिश या फिर
कोई और अन्य भाषा होती है वो आपके बीच में एक माध्यम बनती है, तो यही क्या है यहाँ पर संपूरक भाषा कहलाती है। और मातृभाषा के साथ साथ सामाजिक स्तर पर पूरक के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा परिपूरक कहलाती है, ये भी सही है, क्योंकि मातृभाषा जो होती है उसकी कमियों को दूर करने के लिए परिपूरक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। आपसे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऑफिशियल पेपर मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है ताकि आपको एग्जाम हॉल जैसी फीलिंग इस पेपर को करने के बाद आए, या फिर आप सोल्व कर रहे हो तो आपको देखने को मिले। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है से लिया गया है। यूनिट 9 आपकी कौन सी है, हिंदी निबंध से संबंधित है, वहां से क्वेश्चन पूछा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध लगा हुआ है, कविता क्या है, वहां से क्वेश्चन है कि कौन सा कथन ऐसा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या से लिया गया है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, तो बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है जो 1909 में आया था, चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। बताना है कि ये किससे संबंधित है, मतलब इसमें से कौन सा वक्तव्य लिया गया है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, उसके लिए बिंब ग्रहण भी क्या है, अपेक्षित होता है, तो यही क्या है, सही है। अगले देख लेते हैं कि कहां से उठाए गए हैं ये आपके वक्तव्य। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो घटती जा रही है। ये नाखून क्यों बढ़ते निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से ये पंक्ति उठाई गई है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, मजदूरी और प्रेम निबंध से ये पंक्ति उठाई गई है। मैंने बता दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है से फर्स्ट ऑप्शन लिया गया कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। और ये तीनों पंक्तियां भी मैंने बता दी है कि कौन से निबंध से ली गई है। और इसी तरह अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ बेटा कि आपके एग्जाम में यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसका ऑप्शन का पता चला और आप आगे बढ़ गए, नहीं। पीवाईक्यू करने का मतलब क्या है कि आप चारों ऑप्शनों को सोल्व करो। मान लीजिए आपको नहीं पता इनके बारे में, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, एग्जाम आपको देना है कि आप ये पंक्तियां कहां से उठाई गई हैं, आउट ऑफ सिलेबस तो है नहीं, ये आपके सिलेबस में से ही पंक्तियां, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप इन पंक्तियों को ढूंढो कौन से निबंध से ये पंक्तियां उठाई गई है। तो यही तरीका है पीवाईक्यू सॉल्व करने का। इसीलिए कहा जाता है कि पीवाईक्यू आपके लिए कहीं ना कहीं रामबाण का काम करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा के संबंध में यह कथन किस कवि का है। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेते ही आही, जामे मार्ग प्रेम का सभे सराहे ताही। तो जामे मार्ग प्रेम का, यहीं से कीवर्ड पकड़ लो। ये पंक्ति किसने कही है, ये पंक्ति कही है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, जो सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा के महत्वपूर्ण कवि, जिन्होंने अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये 3 पुस्तकें इनकी मानी गई है। उन्हीं के द्वारा ये कथन कहा गया है भाषा के बारे में। अमीर खुसरो और विद्यापति रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल कवियों में क्या दी है, इनको जगह दी है आदिकाल के प्रकरण 4 के अंतर्गत। अब ये 2 कवि नीचे आए हैं, शाही मिराजी और मुल्ला वजही। मुल्ला वजही ने सबरस नाम की एक रचना दक्षिणी उर्दू में लिखी है, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है मुल्ला वजही की। और शाही मिराजी भी क्या है, उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो मैंने बता दिया है कि तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेते ही आही, जामे मार्ग प्रेम का सभे सराहे ताही। ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि जायसी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है कि कला और नैतिकता के अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर निम्न में से किन के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। कला और नैतिकता, ये आपसे दिया गया कि जो अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर निम्न में से किन के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। 2 शब्द आपसे दिए गए, एक दिया गया कला, दूसरा दिया गया नैतिकता। और इन पर जो गांधीवादी विचारधारा यानी कि गांधी जी के प्रभाव इनमें से किसके ऊपर थे, ये आपको बताना है। क्या हीगल के ऊपर था, क्या रस्किन और टोल्स्टॉय के ऊपर था, क्या कांट के ऊपर था, क्या लोनजाइनस के ऊपर था। तो कांट और लोनजाइनस और हीगल ये आपके पाश्चात्य काव्य धारा पाश्चात्य
जो काव्य शास्त्र है उससे संबंधित है। लेकिन रस्किन और टोल्स्टॉय भी कहीं ना कहीं क्या है, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। जो गांधी जी थे, रस्किन की पुस्तक का नाम था अनटू दिस लास्ट। रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, इससे प्रभावित है गांधी जी। और टोल्स्टॉय की बुक का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज विदन यूज। तो ये किसकी पुस्तक है? टोल्स्टॉय की पुस्तक है। और गांधीवादी विचारधारा के ऊपर कला और नैतिकता इनके ऊपर दिखाई देती है। तो आपसे पूछा ही गया था कि विचारधारा, गांधीवादी जो विचारधारा पर निम्न में से किन के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? तो रस्किन और टोल्स्टॉय का प्रभाव दिखाई देता है। रस्किन और टोल्स्टॉय, जब आप निबंध पढ़ते हो यूनिट 9, वहां पर एक निबंध लगा हुआ है मजदूरी और प्रेम। इन दोनों का जिक्र उस निबंध में किया गया है। अगर निबंध को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। रस्किन और टोल्स्टॉय दोनों का वहां पर जिक्र किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है? रूपीवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आलोचकों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? रूपीवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आलोचकों में इनमें से कौन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। बोरिक इकनेबॉम है, जीन मोरेआस है, क्विटर सकलोवस्की है और रोमन जोकोबसन है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है, शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। तो जीन मोरेआस है, वो इनके ऊपर रूपीवादी आंदोलन का प्रभाव नहीं था। तो जीन मोरेआस यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आपसे पूछा क्या गया था कि इनमें से शामिल नहीं है। रूपवादी आंदोलन हुआ, आपका उत्तरवादी आंदोलन हुआ, ये अलग अलग आंदोलन है। इनमें कौन मतलब कवि शामिल है, कौन आलोचक इसमें शामिल है, आप अच्छे से याद कर लेना। आपसे यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। आगे चलते हैं। क्या दिया गया? क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी के घर में न कर घर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मक्का वर ला मक्का रखना। आपको बताना है कि ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं। कविता क्या है से है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध से है, मजदूरी और प्रेम निबंध से है और संस्कृति और सौंदर्य निबंध से है। तो कविता क्या है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्यानिवास मिश्र ने। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह या अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा। संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो आपसे पंक्तियां पूछी गई हैं कि ये पंक्तियां कहां से उठाई गई हैं। तो ये पंक्तियां सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा निबंध लिखा गया है मजदूरी और प्रेम, और ये निबंध 8 उपशीर्षकों में विभाजित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पंक्ति में मजदूरी और प्रेम निबंध के कौन से शीर्षक से है, तो शीर्षक 2 के अंतर्गत ये पंक्ति आती है। और शीर्षक 2 का क्या नाम है? पहला आता है हल चलाने वाले का जीवन और दूसरा आता है आपका गडरिये का जीवन। तो गडरिये का जीवन शीर्षक है, उप शीर्षक, वहां से ये पंक्ति उठाई गई है। हो सकता है कि आपकी बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि ये पंक्तियां मजदूरी और प्रेम निबंध के किस शीर्षक से उठाई गई है। 5 शीर्षकों के नाम आपके सामने दे देगा एग्जामिनर और आपसे पूछ लेगा कि ये पंक्तियां मजदूरी और प्रेम निबंध के कौन से शीर्षक से ली गई है। तो याद रखना है गडरिया, पहला है हल चलाने वाले का जीवन और दूसरा है गडरिये का जीवन, वहां से ये पंक्तियां उठाई गई हैं। कहां से लिया गया? ये मजदूरी और प्रेम निबंध से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है कि किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में वाक्य की किस योग्यता का अभाव है? वाक्य की योग्यता का वाक्य की विशेषता का यहाँ पर अभाव बताना है, कमी बतानी है। किसान लाठी से खेत जोतता है, व्याकरण से क्वेश्चन है, आकांक्षा है, योग्यता है, कर्म है या संक्षिप्तता है। तो वाक्य की विशेषताओं में 6 भाग आते हैं, जिनमें आकांक्षा, योग्यता, कर्म, संक्षिप्तता ये सब दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसान लाठी से खेत जोतता है। किसान लाठी से खेत थोड़ी ना जोतता है। किसान किस से खेत जोतता है? या तो हल से या फिर मतलब ट्रैक्टर वगैरह से। आजकल आधुनिक युग में आपको पता है कि कैसे खेतों को जोता जाता है। तो किसान लाठी से खेत जोतता है, यहाँ पर क्या है? योग्यता है। योग्यता का अर्थ क्या होता है कि उसकी मतलब उसकी विशेषता को बताना, जो कोई कार्य कर रहा है उसकी विशेषता को बताना। लेकिन यहाँ पर अभाव दिखाया गया है, योग्यता की यहाँ पर क्या है? कमी है। किसान मतलब बैलों से या हल से खेत जोतता है, ये यहाँ पर सही होता, लेकिन यहाँ पर अभाव आपको बताना था। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा? यहाँ पर योग्यता आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी जयशंकर प्रसाद के कौन से सर्ग से उद्गित हैं? पहेली सा जीवन है, व्यस्त उसे सुलझाने का अभिमान,
बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। तो बताना है ये पंक्तियां कहां से उठाई गई हैं। जयशंकर प्रसाद, जिसका जन्म 1889 में, आपके सिलेबस में इसके नाटक भी लगे हुए हैं और इसकी कहानी भी आपके सिलेबस में दी गई है। और कविता में आपकी कौन-कौन सी है जयशंकर प्रसाद की? कामायनी। कामायनी का कौन सा सर्ग है? कामायनी के आपके 3 सर्ग आपके सिलेबस में दिए गए हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। कामायनी कब आई थी? 1935 में आई थी। कामायनी के जो सर्ग है बिल्कुल डिटेल से याद कर लेना, आपसे क्रम हमेशा पूछा जाता है। क्रम 15 है। कौन-कौन सर्ग कितने हैं? 15 है। कौन-कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, संपन्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये टोटल इसमें 15 सर्ग है। चिंता से कामायनी शुरू होती है और आनंद पे जाकर जो कामायनी है समाप्त होती है। तो ये पंक्तियां आपके एक पंक्ति आपके सामने दी गई है। बताना है ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं। क्या लज्जा सर्ग से है? क्या श्रद्धा सर्ग से है? क्या ईड़ा सर्ग से है? या फिर आशा सर्ग से है? तो ये पंक्तियां पहली सा जीवन है वैसे उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। तो ये कहां से ली गई है? ये श्रद्धा सर्ग से ली गई है। श्रद्धा सर्ग, ईड़ा सर्ग, ये दोनों आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, यानी कि 309 है। तो याद रखना आपके सामने ये तीनों सर्ग है, लज्जा भी है, श्रद्धा भी है और ईड़ा भी है। तीनों सर्ग आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है कि मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो, अब तो बाली, जावा और सुमुत्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है। महानाविक जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप कहानी के पात्र द्वारा यह कथन कहा गया है। यूनिट 7 से क्वेश्चन है हिंदी कहानी से। मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो, अब तो जो बाली है, जावा है, सुमुत्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है। महानाविक जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी कब आई थी? 1928 में आती है। और आकाशदीप कहानी संग्रह में टोटल कितनी कहानियां लगी हुई है? 19 कहानियां लगी हुई हैं। और आकाशदीप कहानी में जो चंपा और बुद्धगुप्त है, देश प्रेम और कर्तव्य के बीच यहाँ पर इस कहानी में द्वंद्व दिखाया गया है। आपसे पूछा क्या गया है कि ये पंक्तियां आकाशदीप कहानी में किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये पंक्तियां किसने कही हैं? ये पंक्तियां चंपा के द्वारा बुद्धगुप्त को ये पंक्तियां कही गई हैं। चंपा और बुद्धगुप्त दोनों इंपॉर्टेंट पात्र हैं, इन्हीं के ऊपर ये कहानी बुनी गई है। जया यहाँ पर एक आदिवासी युवती है, जया नाम की, और जया इस कहानी में बुद्धगुप्त के कहने पर चंपा को क्या कहती है? रानी कहती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जया क्या है? आदिवासी युवती है, श्यामा रंग की युवती है। और जया जो है वो चंपा बुद्धगुप्त के कहने पर ही चंपा को क्या कहती है? रानी कहती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया था ये कथन आकाशदीप कहानी में किसके द्वारा कहा गया है? तो मैंने बता दिया ये कथन चंपा ने किसको कहा है? बुद्धगुप्त को कहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है कि खो के आत्म गौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरों इसे जीने से। वियोगी हरि की ये पंक्तियां हैं। और आपसे पूछा गया है कि इन पंक्तियों में आर्थी व्यंजना का कौन सा प्रकार रूप है? आपसे पूछा गया है। तो कौन सा प्रकार है यहाँ पर? क्या वक्त वर्ग करते वैशिष्ट आर्थी व्यंजना है, बोध शर्व स्रोत वैशिष्ट आर्थी व्यंजना है, वाच्य वैशिष्ट आर्थी व्यंजना है, या अनशिन्ह वैशिष्ट आर्थी व्यंजना है? तो बताना है कि इसमें से कौन सा व्यंजना का यहाँ पर आर्थी व्यंजना का प्रकार या रूप यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि बोध वाक्य स्रोत वैशिष्ट आर्थी व्यंजना का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि खो के आत्म गौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरों इसे जीने से। क्या है? ये वियोगी हरि की पंक्ति है और इसमें क्या कहा गया है कि बोध सवय स्रोत या फिर वैशिष्ट आर्थी व्यंजना का ये उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है कि डॉक्टर सामरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियर ट्रेजेडी, शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की है? डॉक्टर सोमरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में शेक्सपियर के जो पात्रों की आलोचना वो किस सिद्धांत के आधार पर की है? समाजवादी के आधार पर, यथार्थवादिता के आधार पर, मनोविश्लेषणवादी के आधार पर, या फिर आदर्शवाद के आधार पर? तो इन्होंने शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना मनोविश्लेषणवादी के आधार पर की है। यूनिट 4 से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। यूनिट 4 का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहीं से भी आपके सामने क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि देखिए अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही है तो आप लोग एक काम कीजिए, पुस्तकालय बंद कर दीजिए।
यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? देखो, अब आपके सामने टेक्स्ट से भर-भर कर क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक। इसलिए आपको अब ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 6 यूनिट आपके सामने है, भर-भर कर आपके सामने टेक्स्ट है, पूरे मोटे-मोटे आपके सिलेबस में टेक्स्ट दिए गए हैं और टेक्स्ट में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपके सामने रखा जा रहा है। तो टेक्स्ट को पढ़ना आपके लिए कितना ज़रूरी है, आप सब जान गए होंगे। तो देखिए, अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, पुस्तकालय बंद कर दीजिए। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ठकुरी बाबा से है, प्रेमचंद घर से है, प्रेमचंद घर में से है, आवारा मसीहा से है, एक लेखक की डायरी से है। अलग-अलग विधाएं यहाँ पर है। ठकुरी बाबा क्या है? संस्मरण है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई क्या है? जीवनी है प्रेमचंद जी के ऊपर। एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है, एक लेखक की डायरी। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई क्या है? जीवनी है। तो यूनिट 10 से ये क्या है? क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट 10 में आपकी अलग-अलग विधाएं दी गई हैं, जिसमें कौन-कौन सी आती है? आपकी जीवनी, आत्मकथा, ये सब यात्रा वृत्तांत ये सब दिए गए हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं कहाँ से उठाई गई है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर, और वहीं से ये पंक्तियां उठाई गई हैं। अगर एग्जामिनर यहाँ पर क्या दे देता, निबंध जो यूनिट 9 जो निबंध है वहां पर एक निबंध दिया गया है आपका, जिसमें जगदीश नाम का पात्र होता है, विवेकी राय का निबंध है। नाम मतलब क्या नाम है उस निबंध का? विवेकी राय के द्वारा लिखा गया निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय का है भाई ये तो। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, 1 मिनट रुकना भाई, मैं देख के बता रही हूँ क्योंकि अभी माइंड से स्लिप हो गया कि ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। विवेकी राय का निबंध, इतना तो मुझे पता है, कंफर्म है, विवेकी राय के द्वारा ये निबंध लिखा गया है, बट ये याद नहीं आ रहा कि विवेकी राय का निबंध कौन सा है जिसमें जगदीश नाम का पात्र है। विवेकी राय उनके घर पर जाते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं कि पुस्तकालय खोलेंगे, हम ये करेंगे, दिल्ली जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, इस तरह के पुस्तकालय खोलेंगे। अगर मुझे याद नहीं आ रहा भैया अभी, देखो फिलहाल के लिए सॉरी, मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी, बट विवेकी राय का निबंध मैंने बता दिया, विवेकी राय का निबंध है और जगदीश राम का पात्र उसमें होता है। तो अगर एग्जामिनर ये निबंध आपके सामने रख देता तो बच्चा उसी को टिक करके घर वापसी आ जाता। लेकिन ये जो पंक्तियां है कहाँ से उठाई गई है? आवारा मसीहा, जो किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु प्रभाकर के द्वारा ये निबंध लिखा, सॉरी ये जीवनी लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग्य में हिंदुस्तानी नैनीहालों की आंखों का रंग कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार, जन्म 1905 में, अपना अपना भाग्य वातायन में संकलित है और विशाल भारत पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। कहानी से क्वेश्चन है यूनिट 7 से। तो आकाशदीप, सॉरी, अपना अपना भाग्य जो कहानी है, इसमें जो हिंदुस्तान नैनीहालों की जो आंखें हैं आपसे पूछी गई है, वो कैसी आंखों का रंग कैसा था? पीली पीली थी, लाल लाल थी, भूरी भूरी थी, काली काली थी। देख लो कितना डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। टेक्स्ट को पढ़ना इसलिए आपके सामने जरूरी है, और जहां पर बच्चे की नजर नहीं जाती है एग्जामिनर वहीं से अब आपके सामने क्वेश्चन रख रहा है, इसलिए बिल्कुल एक एक लाइन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो। आप साथ में ये भी देखा करो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि जो हिंदुस्तानी नैनीहाल थे उनकी आंखों का रंग कैसा था, लेकिन साथ में जो अंग्रेजी माँ बाप भी तो थे उनके साथ में, तो उनके आंखों के जो बच्चे हैं अगर कहानी में दिया गया है तो उनका रंग भी आपको देखना है, वो कैसे चल रहे हैं, किस प्रकार की वेशभूषा पहने हुए हैं, सब आपको पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल डीप में। तो अपना अपना भाग्य जो कहानी है एक छोटे से बालक के ऊपर लिखी गई कहानी है। 10 वर्ष का ये बालक है और लास्ट में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है और लेखक और जो इसके जो मित्र होते हैं वो कहते हैं कि ये तो क्या है कि अपने अपने भाग्य की बात है, शायद इसके भाग्य में यही लिखा था। तो इस कहानी में जो हिंदुस्तान नैनीहालों की आंखों का रंग बताया गया कैसा था, इनकी आंखों की जो आंखों का रंग था वो कैसा बताया गया, पीली पीली आंखें इनकी बताई गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध छोटी थाली में सत्तू, गुड़ और पुए, रंगीन डालिया में भुरभुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो सत्तू, गुड़ और पुए ये 3 शब्द आप पकड़ सकते हो, और ये किसने कहे हैं? ये महादेवी वर्मा के द्वारा ठकुरी बाबा जो निबंध है उसमें ये पंक्तियां कही गई हैं। तो मैंने बता दिया ये पंक्तियां कहाँ से उठाई गई। ठकुरी बाबा जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, और इस रेखा चित्र ठकुरी बाबा किस में संकलित है? समर्थी की रेखाओं में ये क्या है, ये जो रेखा चित्र है ये संकलित है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा 1940 में हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहकर उन्होंने ये
क्या लिखा था, रेखा चित्र लिखा था और इसमें कुल 12 रेखा चित्र संकलित हैं। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र के द्वारा लिखा गया है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी के द्वारा क्या है, ये एक लेखकीय आत्मकथा है। तो आपसे पूछा गया था ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है, तो रचना कौन सी है, ठकुरी बाबा रेखा चित्र। ये भी कहां से क्वेश्चन है, आपका यूनिट 10 से क्वेश्चन उठाया गया है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं। अब निबंध का नाम यहाँ पर आ गया और मुझे निबंध का नाम याद आ गया। कौन सा निबंध है ये, उठ जाग मुसाफिर। किसने लिखा, विवेकी राय के द्वारा लिखा गया है। ये पंक्तियां वहीं से उठाई गई हैं। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं, उठ जाग मुसाफिर निबंध से ली गई है। विवेकी राय के द्वारा निबंध लिखा गया है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठी बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। और संस्कृति और सौंदर्य किसके द्वारा लिखा गया है, ये निबंध लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा। यूनिट 9 से क्वेश्चन उठाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है कि पुरुष का कर्म क्षेत्र में असमय जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है। इनका चित्रण पृथ्वीराज राउस का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन आपको जब आप रासो साहित्य पढ़ते हो तो रासो साहित्य के बारे में अलग अलग आलोचकों के क्या क्या कथन है कि किसने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से मानी है। राउस से कौन मानते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं। तो अगर आपको ये भी पता है ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को इजिली कर जाओगे। कैसे, पुरुष का कर्म क्षेत्र में असमय जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है। इसका चित्रण पृथ्वीराज राउस का उपजीव्य है। पृथ्वीराज राउस, राउस यहाँ पर शब्द दे दिया ना पीछे, और राउस रासो शब्द की उत्पत्ति राउस से कौन मानते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं। तो यही ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही है। रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं, रसायन से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किससे मानते हैं, रासक से मानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नर नारी एक दूसरे के पूरक और भाग्य विधाता है। वे परस्पर और रीझ और खिज में अपने अपने अभाव और उनकी पूर्ति के लिए ही पूरक कर्म अनुसार मिलते हैं। नर और नारी एक दूसरे के पूरक और भाग्य विधाता है। किस उपन्यास से पंक्तियां, मानस का हंस उपन्यास से ये पंक्तियां हैं। इतनी ही पंक्तियां आप पढ़ोगे ना, तभी आपके माइंड में एकदम कैच कर जाएगा कि ये पंक्तियां कहां से हैं। ये पंक्तियां मानस का हंस अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। मानस का हंस, वहां से ये पंक्तियां उठाई गई हैं कि नर और नारी एक दूसरे के पूरक और भाग्य विधाता है। वे परस्पर की रीझ और खिज में अपने अपने अभाव और उनकी पूर्ति के लिए ही पूर्व कर्मानुसार मिलते हैं। आपसे पूछा क्या गया है कि उपयुक्त कथन मानस के हंस उपन्यास के किस पात्र द्वारा कहा गया है। कितना डीप आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। रत्नावली ने कहा है, रामू ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है, बेनी माधव ने कहा है। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं, ये पंक्तियां तुलसीदास के द्वारा। किससे कहते हैं, ये पंक्तियां कहते हैं रत्नावली से। तो ये पंक्तियां किसने कही है, तुलसीदास के द्वारा ये पंक्तियां कही गई है। मानस का हंस अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया। मानस के हंस की भूमिका आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि अमृतलाल नागर ने किन पुस्तकों का सहारा लिया था, कब ये उपन्यास लिखना शुरू किया था, कि ये उपन्यास कब खत्म करते हैं, और उपन्यास के लिए ये किस किस पुस्तक का सहारा लेते हैं। जैसे इसमें एक आती है आपके राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक आती है अकबर। इस तरह से करके आपके सामने कई बुकों के नाम आते हैं। तो भूमिका आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। अमीर खुसरो की पहेलियां, यूनिट 5 से क्वेश्चन है ये, हिंदी कविता से। बाला था जब सबको बाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका आस का नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। तो अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का उत्तर या हल बताइए। क्या नाव है, क्या धूप है, क्या चौकी है, या फिर दिया है। तो बाला यानी दिए को जब हम जलाते हैं, तो जब हम उसको क्या कहते हैं, बाला था सबको भाया। दिए को जब जलाते हैं तो उसकी रोशनी सबको अच्छी लगती है, उससे अंधेरा दूर हो जाता है। लेकिन बड़ा हुआ कुछ काम न आया, जब हम दिए को बढ़ा देते हैं या बढ़ा देते हैं तो बुझा देते हैं, तो वो किसी के काम नहीं आता। खुसरो यहाँ पर कहते हैं कि इसका आपको अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ क्या चला जाएगा, दिया। क्या अर्थ चला जाएगा, दिया। अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, आपके सिलेबस में दी गई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके सामने अमीर खुसरो से क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं, उपयुक्त वाक्य किस निबंध से लिया गया? यूनिट 9 से क्वेश्चन है। दिल्ली दरबार दर्पण मजदूरी और प्रेम, संस्कृति और सौंदर्य, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, ये नहीं जाएगा। मजदूरी और प्रेम को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब टाई आपको तोड़नी है दिल्ली दरबार दर्पण और संस्कृति और सौंदर्य में। 1 मिनट के लिए बच्चा, एक थोड़ी सी देर के लिए बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि ये पंक्तियां कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया निबंध वहां से उठाई गई है, लेकिन नहीं, ये पंक्तियां कहां से ली गई है? संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह के द्वारा निबंध लिखा गया है और 8 उपशीर्षकों में क्या है, ये निबंध विभाजित है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, अलग अलग लेखकों के निबंधों का यहाँ पर मतलब क्या किया है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह ने, जैसे अज्ञेय है, रामधारी सिंह दिनकर है और अलग अलग लहजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके निबंधों की क्या, इनके निबंध है या फिर इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनकी कुछ कुछ कोटेशनों को उठाकर इस निबंध को इन्होंने पूरा किया है। तो अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं, ये संस्कृति और सौंदर्य निबंध से ये पंक्तियां ली गई हैं। आप मजदूरी और प्रेम को, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध को आप एलिमिनेट कर सकते थे। दिल्ली दरबार दर्पण और संस्कृति और सौंदर्य में आपको टाई तोड़नी थी, तो इस तरह की पंक्तियां दिल्ली दरबार दर्पण में बिल्कुल नहीं आती। संस्कृति और सौंदर्य आपके सामने निबंध बचता है, तो यही क्या है? आपका सही आंसर है। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, मजदूरी और प्रेम आपका अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा, संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह के द्वारा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया निबंध है। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है कि उपन्यासकार पंडित गौरीदत्त के विषय में निम्नलिखित टिप्पणियां किस आलोचक ने लिखी है? पीवाईक्यू में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतेंदु के अस्त होने के पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरीदत्त ने उठाया, ये पूछा गया है और पूछा गया है ये पंक्तियां किस आलोचक ने कही हैं? पहले पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है ये आपके ऑप्शन में दी गई थी, तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आपके लिए पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो अब की बार ऑप्शन में पंक्तियां दी गई है, अगली बार आपके क्वेश्चन बना दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं, या फिर ये वक्तव्य, ये कथन या फिर ये जो क्या है कोटेशन है किसके द्वारा कही गई है। तो भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरीदत्त ने उठाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं या डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। तो ये पंक्ति कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ना, वहां पर ये पंक्तियां दी गई है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। पंडित गौरीदत्त के द्वारा आपके सिलेबस में एक उपन्यास दिया गया है, कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी। आगे चलते हैं, दिया गया है कि निम्न में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से है? निबंध से क्वेश्चन है, यानी यूनिट 9 से यहाँ पर क्वेश्चन है। शिव मूर्ति निबंध आपके सिलेबस में है। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तुजरमा पढ़ा। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं, बाबा हुनीर पहले, सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। तो बताना है ये पंक्तियां कहां से उठाई गई हैं। तो देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध कौन सा है? शिव मूर्ति। बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी पंक्ति है जो शिव मूर्ति निबंध से ली गई है। इनके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तुजरमा पढ़ा, ये कहां से है? दिल्ली दरबार दर्पण से है पंक्ति है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं, बाबा हुनीर पहले, यही क्या है? शिव मूर्ति निबंध से ये पंक्तियां उठाई गई हैं। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही थी, कहां से है ये आपका शिव शंभू का चिट्ठा जो निबंध है वहां से ली गई है। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है, ये भी आपके कहीं ना कहीं निबंध से पंक्ति उठाई गई है। तो बता दिया है मैंने कि हुनरमंदों से पूछे जाते हैं, बाबा हुनीर पहले, ये एक मतलब पंक्ति टाइप में इस निबंध में दी गई है पंक्तियां। तो आपसे पूछा है ये गया था, तो यही पंक्ति शिव मूर्ति निबंध से ली गई है। आगे देखते हैं, शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति के युग संदर्भ का प्रतिबिंब भी है। यह टिप्पणी किस लेखक द्वारा उपन्यास की भूमिका में की गई है? शेखर एक जीवनी उपन्यास, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास और भूमिका भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना क्या है इसमें? आपको बताना है कि ये टिप्पणी है कि शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब है। तो यह टिप्पणी किस लेखक द्वारा उपन्यास की भूमिका में कही गई है? तो उपन्यास की भूमिका अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। बच्चा कंफ्यूजन के कारण यहाँ पर एग्जामिनर ने और ऑप्शन दिए हैं, तो अज्ञेय के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
मैं क्षितिज बुरकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण कण को बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? आपको बताना है ये जो पंक्तियां हैं कहां से ली गई। अगर आप इन पंक्तियों को पढ़ते हो ना तो आपको महादेवी वर्मा पर जाना है, लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा की कुछ कविताएं दी गई हैं, कंफ्यूज हो सकते हो आप, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई, तो महादेवी वर्मा ने ये पंक्तियां लिखी हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं। मैं नीर बड़ी दुख की बदली कविता है, श्रद्धा से है, मैं बीन भी हूं, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, वहां से है, या फिर प्रथम रश्मि से है। तो प्रथम रश्मि का आन रंगनी तूने कैसे पहचाना, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी हूं, क्या यहाँ से है, श्रद्धा से है, या फिर मैं नीर बड़ी दुख की बदली कविता से ये पंक्तियां उठाई गई। बताना है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। तो ये पंक्तियां उठाई गई है मैं नीर बड़ी दुख की बदली, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कविता है, वहीं से ये पंक्तियां उठाई गई है। यूनिट 5 से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यह पंक्ति किस उपन्यास की प्रस्तावना में लिखी गई है? कि 1969 में एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उपन्यास की भूमिका से क्वेश्चन है। झूठा सच राग दरबारी उपन्यास है, उसकी भूमिका से ये पंक्ति उठाई गई है कि 1969 में एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की कि इसका अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। तो राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा है? अगर आपको सिलेबस का पता है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि राग दरबारी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। धरती धन ने अपना जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया, तमस भीषम साहनी के द्वारा, और झूठा सच यशपाल के द्वारा लिखा गया निबंध है। तो राग दरबारी की भूमिका, उपन्यास की भूमिका आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देख लो आपकी उपन्यास की भूमिका से कितने क्वेश्चन आपके सामने, अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं उपन्यास की भूमिका से। तो राग दरबारी उपन्यास की भूमिका से ये मतलब पंक्ति उठाई गई है कि इसका अपठित रह जाना ही क्या है, इसकी नियति है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है कि इन निम्न में से कौन सा खंड मेरी तिब्बत यात्रा से संबंध नहीं है। मेरी तिब्बत यात्रा यूनिट 10 से क्वेश्चन है। नेपाल की ओर, हिमालय की ओर, लहासा की ओर, चाड़ की ओर। तो मेरी तिब्बत यात्रा 5 भागों में विभाजित है, इनके नाम अच्छे से याद कर लेना। जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है कि आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए और पूछा भी जाएगा, क्योंकि इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो नेपाल की ओर है, लहासा की ओर है, चाड़ की ओर है, सेक्के की ओर है, झेलम की ओर है, हिमालय की ओर कोई भी इसका खंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, आपसे गलत ही पूछा गया था। आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि प्रेम कथा ए ही भांति विचार हूं, बूझी लेऊं जो बूझे पार हूं। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्गिरते हैं? तो बताना है कि ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं। मधुमालती से है, पद्मावत से है, अखरावट से है, या छिताई वार्ता से है। मान लीजिए अगर आपको नहीं पता कि ये पंक्तियां कहां से ली गई, लेकिन आपको ये तो पता है कि मेरे सिलेबस में ये कविता लगी हुई है। यूनिट 5 से क्वेश्चन है हिंदी कविता से, तो पद्मावत से ये पंक्तियां उठाई गई है। मधुमालती भी नहीं है आपके सिलेबस में, अखरावट भी नहीं है और छिताई वार्ता भी नहीं है, तो पद्मावत से ये पंक्तियां उठाई गई है। मधुमालती मंजन के द्वारा लिखा गया, पद्मावत जायसी के द्वारा, अखरावट जायसी के द्वारा, छिताई वार्ता नारायण के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वनाम में से इनमें से कौन सा कारक नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन आपसे हिंदी व्याकरण से पूछा गया है। सर्वनाम में से इनमें से कौन सा कारक नहीं होता, ये आपको बताना। कोई क्वेश्चन बीच में छूट तो नहीं गया है? नहीं, बताना है कि सर्वनाम इनमें से कौन सा कारक नहीं होता। आपके जो हिंदी व्याकरण, इसमें 4 शब्द विकारी होते हैं, 4 अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 आपके क्या होते हैं? विकारी होते हैं। तो सर्वनाम कैसा है? विकारी है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कारक नहीं होता। संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं होता, ये आपको बताना है। तो संबोधन कारक, सर्वनाम के संबोधन क्या नहीं होता, क्या पूछा है आपसे कि सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता। नहीं होता आपसे पूछा है। संप्रदान कारक भी होता, अधिकरण कारक भी होता, संबोधन कारक भी होता है, लेकिन संबंध कारक कोई नहीं होता। सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता। क्वेश्चन ही कैसे पूछा गया है कि सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता। कौन सा कारक नहीं होता? संप्रदान कारक भी होता, अधिकरण कारक भी होता, संबोधन कारक भी होता, संबंध
कारक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है, संबंध कारक नहीं होता। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है कि यह धरती एक चारागाह है, जिसकी घास जितनी ही रौंदो उतनी ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। उपयुक्त पंक्तियां बकरी नाटक के किस पात्र द्वारा कही गई हैं? हरियाली शब्द दो पात्रों के द्वारा प्रयोग किया गया है। इस शब्द का मतलब प्रयोग दो पात्रों के मुख से कहा गया है कि हम हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। और एक कोटेशन भी आपको कुछ इसी तरह देखने को मिलेगी। तो आपको बताना है कि बकरी नाटक के किस पात्र के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं? सत्यवीर के द्वारा, सिपाही के द्वारा, दुर्जन सिंह के द्वारा या फिर करमवीर के द्वारा। तो बताना है ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं कि हम और आप मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। तो किसने कहा है? ये करमवीर ने कहा है। करमवीर, सत्यवीर और दुर्जन सिंह, ये तीन ही इसमें डाकू होते हैं। सिपाही भी इसमें एक पात्र होता है। तो पूछा ही क्या गया था कि यह धरती एक चारागाह है, जिसकी घास जितनी रौंदो उतनी ही पनपती है। तो किसने कही है ये पंक्ति? करमवीर के द्वारा ये पंक्तियां कही गई है। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया वेरी इंपॉर्टेंट नाटक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या दिया गया है कि नई कविता पत्रिका के प्रकाशन संबंधी इलाहाबाद में हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से आलोचना त्रैमासिक के संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं थे? आलोचना पत्रिका है, त्रैमासिक ये क्या है? पत्रिका है। पूछा गया है कि आलोचना त्रैमासिक पत्रिका जब निकलती है इलाहाबाद से, तो इसके संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं थे? धर्मवीर भारती, रघुवंश, ओम प्रकाश, ब्रजेश्वर वर्मा। तो बताना है आपको कि इसमें से कौन शामिल नहीं थे। तो इसमें कौन शामिल नहीं थे? ओम प्रकाश जी इसमें शामिल नहीं थे, धर्मवीर भारती भी थे, रघुवंश भी थे और ब्रजेश्वर शर्मा भी थे। तो ये थे आपके मतलब जो आपका अभी हाल ही में एग्जाम लिया गया था 6 जनवरी 2026 को यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चनों को आपको इसी प्रकार से करना है। आपको ये प्रश्न पत्र देकर अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो न भूलें।